फर्स्ट ग्रुप के माध्यम से पहुंचा होगा। परसों 3 मार्च को टाटा स्टील के एमडी साहब यहाँ आए थे और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बयान कल के अखबारों में छपा है कि वे जमशेदपुर में निवेश करेंगे। क्षमता तो नहीं बढ़ाएंगे उत्पादन का, यहाँ वे निवेश करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा उनसे आग्रह है कि जमशेदपुर में वे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक कम्युनिटीज में निवेश करें। जो क्योंकि जमशेदपुर में नगरपालिका का ढांचा बहुत कमजोर है, जिसके मजबूत होने की जरूरत है, चाहे वो नगर निगम के रूप में हो या औद्योगिक नगर समिति के रूप में हो। तो ये ढांचा का मजबूत करना आवश्यक है। और जमशेदपुर जिस तरह से बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, उसके विकास के लिए जरूरी है कि जमशेदपुर को हम लोग केवल टाटा लीज तक ही सीमित न रखें, या जो बस्तियां लीज से अलग हो गई उसी तक सीमित न रखें, या जेएनएससी के इलाके तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अब जमशेदपुर को हम लोग आदितपुर, परसूडी, खड़ंगा झार आदि जो इलाके हैं जो बिल्कुल हमसे सटे हुए हैं, उनको भी मानकर चलें। और टाटा स्टील अगर निवेश करता है सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिविक कम्युनिटीज में, तो सभी को इसका फायदा होगा। दूसरा है कि इस बार विधानसभा में मैंने कतिपय माध्यमों से, प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, निजी संकल्प के माध्यम से मैंने इस बारे में कुछ सवाल उठाया था और मुझे खुशी है कि सरकार का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला इस मामले में। जैसे हम लोग हमेशा ही देखते हैं कि जो पीने के पानी की समस्या जमशेदपुर में है, वह समस्या केवल पर्याप्त पानी नहीं मिलने की ही नहीं है, बल्कि स्वच्छ पानी मिलने की भी समस्या है। मानगो से लेकर अब तो टाटा लीज के क्षेत्र में भी इस साल बरसात में अस्वच्छ पानी की आपूर्ति की शिकायतें मिली। मैंने ये प्रश्न सवाल उठाया था विधानसभा में कि चांडिल डैम का पानी ही नीचे गिर कर आता है, उसी को हम पीने के पानी के लिए, चाहे मानगो का हो या जमशेदपुर का हो या मोहर्दा हो, उसी से हम खींचते हैं और यहाँ पानी आकर अशुद्ध हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। नगरीय प्रदूषण भी हो जाता है उसमें और औद्योगिक प्रदूषण भी हो जाता है, खरकई के माध्यम से भी आता है। तो हम गंदा पानी खींचते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उसको साफ करने में। और मोहर्दा में तो बरसात के समय में 2-2 दिन बंद रखना पड़ता है प्लांट, क्योंकि इतनी गंदगी नदी में आ जाती है कि मशीन के लिए साफ करना मुश्किल है। तो मैंने पहले भी सवाल उठाया था और इस बार विधानसभा में सरकार के सामने भी सवाल उठाया कि हम सीधे चांडिल डैम का पानी जमशेदपुर, मानगो, बागबेड़ा, आदितपुर, जूसलाई या परसूडी अन्य जगहों के लिए लें, तो वहां से पर्याप्त पानी मिलेगा और उस पानी को साफ करने में कोई खर्च नहीं लगेगा, बहुत सामान कम खर्च में हो जाएगा। और उसके लिए 2 बिंदु भी मैंने सुझाया जहां से हम पानी ले सकते हैं। एक तो इस पानी को चांडिल का जो बाईं तरफ वाली नहर है, घाटशिला की तरफ जाती है, वो 2-4-5 मीटर की ही दूरी पर है चांडिल डैम से। वहां से हम चांडिल डैम में पानी छोड़ दें और मानगो होकर आने के लिए बहुत बड़ा उनका पाइपलाइन, 4 पाइपलाइन बिछा हुआ है, उससे यहाँ आएगा और उसी से वो मोहर्दा फिल्टर प्लांट में भी भेज दें और कहीं आदितपुर में, जूसलाई में, बागबेड़ा देना हो तो वहाँ फिल्टर प्लांट बनाकर उनको वहाँ से आपूर्ति कर दें, तो लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा।
इस पर सरकार ने ना नहीं कहा। सरकार ने कहा कि हम टाटा से इस पर हम बात करें। और अब मैं प्रयास करूंगा, और लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी हो जाए, वही पानी है जो नीचे आता है अपने उद्योग के इस्तेमाल के लिए या सड़क धोने के लिए, बागवानी करने के लिए, और जो पानी है वह पानी नदी से सीधे खींचें और उसका इस्तेमाल करें, मगर पीने का पानी चांडिल डैम से ले। और मैंने यह भी कहा कि जो हमारी राष्ट्रीय जल नीति है 1987 में बनी, 2002 में संशोधन हुआ, फिर 2012 में संशोधन हुआ। उस राष्ट्रीय जल नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी जल स्रोत के या किसी भी जलाशय के पानी के ऊपर पीने के पानी का पहला अधिकार होगा। तो आप जो हमारा राष्ट्रीय जल नीति कह रही है उसके हिसाब से आप पहला अधिकार दीजिए हमको चांडिल डैम के पीने के पानी पर। मैं तो कहता हूँ चांडिल में भी दीजिए। पाइपलाइन से सरकार अगर और जगहों पर पानी देना चाहती है उसको भी दीजिए। और दूसरा सतनाला डैम है, जहाँ चांडिल डैम से दाहिनी तरफ से जो नहर निकलती है वहीं बंद हो जाती है। वो नहर इसलिए बनी थी कि चांडिल और जमशेदपुर के बीच में खेती का इलाका था, उसे सिंचाई होगी। सिंचाई होने के बदले में पूरा इलाका निवास आवास स्थल बन गया है या उद्योग बन गया है। तो सतनाला डैम में आप पानी गिरा दीजिएगा, ऊंचाई पर है, तो ग्रेविटी फ्लो से मानगो को भी दे सकते हैं। वहां से आप नदी पार करा दीजिए मानगो की तरफ से, तो कांड्रा गम्हरिया से लेके मूसाबनी तक के पीने के पानी की आपूर्ति वहां से हो सकती है। ये दो बिंदु मैंने बताया है सरकार को। सरकार मैं देखता हूँ कि कैसे टाटा से वार्ता करती है। ये होगा तो पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा। दूसरा बात, मैंने अपने तरीके से निजी संकल्प के रूप में मैंने मालिकाना हक की बात उठाई थी। और आज मुझे कुछ और कागज मिले हैं जो 1987 के 1990 के बिहार सरकार ने जमशेदपुर को डीसी को लिखा है। खास करके जो ईस्ट बंगाल कॉलोनी है, जिसको रिफ्यूजी कॉलोनी कहा जाता है, ईस्ट बंगाल कॉलोनी में जिन लोगों ने जो अधिग्रहित जमीन पर कुछ 2-4-5 लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया था, तो निर्देश है वहां से कि आप इनको बंदोबस्त करिए ये जमीन, और उस जमीन का जितना पैसा लेना चाहते हैं लीजिए। तो बिहार सरकार ने तो पहले ही ऐसे लोगों के लिए लिखा है। इस सरकार के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। और सरकार ने विधानसभा में ये माना है कि इस बारे में भी हम पहल करेंगे। और उनका ही कहना था कि इसमें उच्च मंत्री ने जवाब दिया विधानसभा में, उनका कहना था कि उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ इसके बारे में करनी होगी। पर उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि कोई भी घर टूटेगा नहीं। और उन्होंने यह भी बताया, मेरे प्रश्न का समर्थन किया, कि 2018 में तत्कालीन सरकार ने जो कैबिनेट से एक संकल्प पास करा दिया कि टाटा स्टील के लीज से जो अलग हुई बस्तियां हैं, केवल 10 डिसमिल पर हम उनको लीज देंगे। केवल यहीं के बस्तियों का ही नहीं, पूरे झारखंड में कहीं कोई इस तरह से बसा हुआ है सरकारी जमीन पर या कंपनी की जमीन पर, तो 10 डिसमिल जमीन तक ही हम लीज देंगे। जबकि जब 2005 में ये बस्तियां अलग हुई, तो 2006 में अलग हुई, तो उस समय 2006 में सरकार का यह संकल्प है कि इनका सर्वे कराया जाएगा और इनको इस जमीन पर अधिकार दिया जाएगा। तो हमने कहा सरकार की ही 2 चिट्ठियां हैं साहब। तो उनका कहना था कि कैबिनेट ने 2018 में उस पत्र को नजरअंदाज करके 10 डिसमिल तक लीज सीमित कर दिया। तो इस निर्णय को बदलना होगा, तो वो कैबिनेट से ही बदलेगा, मुख्यमंत्री स्तर से बदलेगा। और उन्होंने कहा है कि हम लोग, मैं मुख्यमंत्री के साथ बैठक रखवाऊंगा, बुलाएंगे, हमको बात करेंगे। और मेरा मानना है कि आप पूरे झारखंड में दीजिए, मगर जमशेदपुर का मामला अलग है। टाटा लीज से बस्तियां अलग हुई, उनका सर्वे हुआ, और उस सर्वे में तो
तो कुछ घर ऐसे हैं कि आधा लीज में आधा लीज से बाहर है, तो इसका समाधान करिए। और 10 डिसमिल का कोई लीज लेगा और 15 डिसमिल में घर बनाया है तो 5 डिसमिल तोड़ना पड़ेगा, उसको तो हटाना पड़ेगा, तो लीज मिलेगा नहीं। तो मंत्री ने कहा कि कोई भी घर इस कारण से टूटेगा नहीं। मैं मानता हूं कि ये बस्तियों के मालिकाना हक दिलाने की दिशा में ये सरकार का जो है सकारात्मक कदम, एक पहल है, एक कदम हम चले हैं, आगे और प्रयास करेंगे। तो ये असंभव नहीं है, जिसको हम लोग काफी दिनों से बुला बैठे थे। तो ये कुछ विषय आए थे और केबल टाउन के बारे भी मैंने प्रश्न उठाया था। मंत्री ने 15 दिन का समय लिया है, 15 दिन में हम बिजली दिलवाएंगे। और विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर जैसे हमारा प्रश्न समाप्त हुआ, वैसे ही मंत्री सचिव के साथ मेरी मीटिंग हुई और सचिव ने कहा कि मैं उपायुक्त को कहूंगा कि दिशा में पहल करें और ये काम भी हम लोग केबल टाउन में सीधे बिजली देने का वो करा लें। और केबल टाउन में सफाई का जिम्मा भी लेने के लिए टाटा स्टील तैयार हो गया है। ये कुछ अपने क्षेत्र के कुछ विषय थे जो जनहित के विषय थे, जिनको मैंने इस बार विधानसभा में उठाया, उससे अवगत कराना एक उद्देश्य था आज आपको यहाँ बुलाने का। और दूसरा उद्देश्य यही कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि जमशेदपुर में नगर पालिका का ढांचा, चाहे जेएनएससी का हो या जुस्को और टाटा यूआईएसएल का हो, ये अत्यंत कमजोर है। तो इसको मजबूत बनाना चाहिए। टाटा स्टील के एमडी जरा इसमें निवेश कराएं, करें, निवेश करेंगे। खुद हमारे अपने फंड में 2020 में 2 काम टेंडर हुआ, आज तक वो काम शुरू ही नहीं हुआ है। उसका मैंने दिया है कि 42 लाख की 2 योजनाएं, उसी तरह से 1,33,00,000 की 2 योजनाएं हैं 2022 की, वो आज तक शुरू नहीं हुई। कितना ढांचा इनका कमजोर है और पूरी तरह से परामर्शियों के ऊपर आधारित है और ठेकेदारों पर आधारित है, ये नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि नगर पालिका के ढांचा को हम मजबूत करें। इसके लिए मैं टाटा स्टील पर भी दबाव डालने का काम कर रहा हूं और जेएनएससी पर भी कर रहा हूं। और मैंने नगर विकास विभाग के सचिव से भी कहा है कि ये स्थिति रहेगी तो फिर सरकार के पास पैसा रहेगा और जेएनएससी उसको खर्च नहीं कर पाएंगी। ये ठीक नहीं है, इसको आप कराइए। ये कुछ विषय थे और मैं इतना कह सकता हूं, अलग से कभी आपको बुलाऊंगा तो उसका ब्यौरा दूंगा कि दर्जनों काम हम लोगों ने कोरोना के बाद के 2 वर्षों में इस क्षेत्र में कराए हैं, जो काम पिछले 24-25 वर्षों में नहीं हो पाए। इसके लिए मुझे संतोष है। इसका विवरण के लिए मैं एक दिन अलग से आपको विस्तार से बुलाऊंगा। और दूसरा है कि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा भूखंड यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक तो एग्रीको मैदान के सटे हुए है, करीब 2 एकड़ का है, और जहाँ सूर्य मंदिर और सोन मंडप बना है, ये भूखंड है जो करीब करीब 16 एकड़ जमीन में है। 16 एकड़ जमीन मैंने अपने समिति के माध्यम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जवाब मांगा था, उन्होंने जवाब दिया और विधानसभा में मैंने सवाल भी किया, उसमें भी जवाब आया। इनका कहना है कि हमारी समिति ने जो पहल किया उसके कारण से ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये सिद्धांततः ये निर्णय ले लिया है कि बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जितनी जमीन शहर में है वह वहाँ के नगर विकास विभाग को सौंप दिया जाए, यानी नगर पालिका को सौंप दिया जाए। तो ये सारी जमीन मैंने प्रश्न का उत्तर आते ही कहा डीसी को भी और जेएनएससी के डीएमसी को भी, भाई आप लोग जाकर कब्जा कीजिए और अनधिकृत कब्जा में हो उसको खाली कराइए। तो ये इतनी जमीन अगर जमशेदपुर के हृदय स्थली में बारा में है और बारीडीह में है, एग्रीको में है,
ये मिल जाएगी तो सरकार बहुत बड़ा काम अपना इस पर कर सकती है। और एक और आश्चर्य की बात है कि ट्रांसपोर्ट के ही जमीन पर सोन मंडप बना है, टाउन हॉल बना है, यात्री निवास बना है, चिल्ड्रेन पार्क बना है। ये सब सरकारी फंड से बने हैं, मगर कभी भी यहाँ के उपायुक्त ने या नगर विकास विभाग ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इसका एनओसी नहीं लिया है। हमारे जवाब में तो यही आया है कि तो सरकारी अतिक्रमण भी है और गैर सरकारी अतिक्रमण भी है। तो सरकार ने सरकार के जमीन पर अतिक्रमण करके इतना बड़ा ढांचा बना दिया है। सोन मंडप पे यात्री निवास से टाउन हॉल का कहा वो उस लगा के भी बिना परमिशन के ही बना है इस पर। और आसपास की जो जमीन है वो जमीन भी ले सकते हैं। और यही ने उसने कहा कि धार्मिक अतिक्रमण भी हुआ है। ये विधानसभा में जवाब है, क्योंकि पूरा जो सूर्य मंदिर और मंदिरों का समूह बना है वो सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर बना है। तो ये विधानसभा में ये भी सवाल उठा था, ये जवाब दिया। और अब ये मुश्किल है कि हमने अपने विधायक फंड से 70-75 लाख की योजनाएं लिखी हैं। वो योजनाएं तो लागू हो रही हैं। जैसे 2 गेट मैंने बड़ा कहा था बनाने, दोनों गेट बन रहे हैं। हमारा ये बास्केटबॉल का कोर्ट बन गया है। थोड़ा मोड़ा खर्च चिल्ड्रन पार्क में हो गया है। और बास्केटबॉल के बगल में एक नेट बॉल का भी कोर्ट बन रहा है। और टाउन हॉल के नीचे वो 2 बड़े बड़े इस कमरे से दोगुने आकार के कमरे हैं। वहाँ पर इंडोर गेम के लिए कैरम हो या टेबल टेनिस हो या बिलियर्ड, इसके लिए भी योजना स्वीकृत हो गई है। इतना तो हो गया है, मगर बाकी जो काम स्वीकृत हुआ है, जैसे शंख मैदान है, शंख मैदान का सौंदर्यीकरण करना है जो सूर्य मंदिर से सटा हुआ है। उस पर काम नहीं शुरू हो पा रहा है, लोग विरोध कर दे रहे हैं। तो मैंने उसके लिए कहा है कि भाई आप सूर्य मंदिर की बाउंड्री चिन्हित कर दीजिए, क्योंकि 2019-20 में हमारे माननीय राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार जी के करीब करीब 15 लाख रुपया के फंड से सूर्य मंदिर की बाउंड्री बनी है। जो स्कीम है उसका नाम ही है सूर्य मंदिर की बाउंड्री बनाने के लिए खर्च हुआ है। और करीब 150 फीट में या थोड़ा लंबाई में वो बाउंड्री बनी है। तो एक बाउंड्री तो अब किसने बनवाया, किसने उनसे फंड लिया, किसने बताया कि यही हमारी बाउंड्री है, इसके बारे में तो हम लोग को नहीं पता है। मगर सरकारी स्कीम से, संसद निधि से सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई है। जब सूर्य मंदिर की बाउंड्री बन गई है तो बाकी जगह को सरकार उपयोग के लिए अपने कब्जे में ले। 1 साल पहले इन्होंने विधानसभा को, नगर विकास विभाग को, राजस्व विभाग को, सबको सूचित किया है कि उस जमीन पर जेएनएससी का कब्जा हो गया है, कब्जा ले लिया है जमीन जेएनएससी ने। मगर आज तक कब्जा कागज पर ही है, क्योंकि हमारे विधायक निधि से कोई स्कीम अगर वहां लागू होने के लिए गई तो उसका विरोध हो गया। विरोध हो रहा है कि हम साथ नहीं करने देंगे, जबकि पहले वहां विधायक निधि से व्यय हुआ है। विधायक निधि से सारा मैदान, शंख मैदान सब बना है। तो इसमें तो मैंने कहा उपायुक्त से भी, जेएनएससी से भी, और आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, तो 1 हफ्ता के भीतर आप निर्णय लीजिए इस पर। वो चुप है 8-9 महीने से, मगर विधायक निधि स्वीकृत है, सरकारी योजना भी बन गई है, और कोई अगर लागू नहीं होने देगा तो मैंने इस हैंडआउट में यह लिखा है कि यह जो अतिक्रमण है वैसा ही अतिक्रमण माना जाएगा जैसा हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 8 एकड़ में बाउंड्री बनाकर उसको घेर लिया। उनके नाम पर तो नहीं हो। तो ठीक उसी तरह का ये मामला होगा। और मैं 1 हफ्ता का समय इसलिए दे रहा हूँ कि मैं प्रशासन से पूछ लूंगा
यहाँ या ना में बता दीजिए कि मेरे विधायक निधि की योजनाएं आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे तो मैं कोई दूसरा फोरम तलाश करूंगा जिससे मैं इसे करवाऊं, और इससे प्रशासन की बदनामी होगी। प्रशासन ये काम नहीं कर पा रहा है। तो सप्ताह भर का समय मैं दे रहा हूँ आज से कि हमारे विधायक निधि की तो 2 साल 3 साल 4 साल से कुछ योजनाएं फंसी हैं। 1 साल से संख मैदान का सौंदर्यीकरण की योजना भी फंसी हुई है। तो ये आप कितना जल्दी कराते हैं, नहीं करा सकते हैं तो भी आप बता दीजिए। और फोरम है हमारे संविधान ने दिए हैं जहाँ जाकर आप इसकी योजनाएं विधायक रहिए न रहिए उसको करवा सकते हैं। सरकारी जमीन पर सरकारी खर्चे की योजना है। और जिस स्कीम में सूर्य मंदिर की बाउंड्री हुई है उस स्कीम में करीब 300-350 स्क्वायर फीट में पुराना जो पत्थर लगा था मंदिर में उसको तोड़ के ग्रेनाइट भी लगाया गया है, उसमें लिखा हुआ है। तो मंदिर में भी जो छज्जा छत बना है जिसके नीचे लोग बैठते हैं कार्यक्रम करते हैं, वो पूरा का पूरा सरकारी धन से बना हुआ है। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर विराजमान है, उसकी सुनिश्चित बाउंड्री अब हो गई है तो उस बाउंड्री का भी पालन होना चाहिए। और बाकी जो सरकार की जमीन है, सरकार को उस जमीन का उपयोग जनहित के लिए करना चाहिए। खेल का मैदान विकसित हो, वहाँ इंडोर आउटडोर गेम्स हो। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, एक अच्छा पार्क बन जाएगा जहाँ बैठने के लिए बेंच हो जाएगा। और अभी जो शंख लगा है वहाँ सभी कोई जाकर देख सकता है, वो जमीन पर लगा हुआ है, वो शंख नहीं है, वहाँ पत्थर निकला हुआ था जो जिसको तोड़ा नहीं जा सका, टूटा नहीं, तो उसी के ऊपर लेप लगा के शंख बना दिया। कोई जाता है तो उस पर चढ़ता है, बच्चे बैठते हैं कूदते हैं, तो ये तो शंख का सम्मान नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में जितने शंखों का जिक्र संजय ने अपने दूरदृष्टि से देखते हुए धृतराष्ट्र के साथ वार्ता में किया है, उसमें भगवान कृष्ण का 5 जन्म भी है और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के भी शंखों का जिक्र है। तो शंख मैदान को शंख मैदान बनाना है तो हमारी पौराणिक आख्यानों में जिन शंखों का जिक्र है हम उनको भी वहाँ स्थापित कर दें और नीचे पड़े शंख का एक पेडेस्टल बना दें, ऊपर रहे, सम्मानजनक ढंग से रहे, फिर बैठने का बेंच वेंच हो जाए, फूल पत्तियां लग जाए। ये सब हम लोगों ने स्कीम दिया है कि शंख मैदान को सुंदर बना दिया जाए। मगर जब उसमें बाधा आएगी तो हम लोगों को तो विवश होकर उदाहरण देना पड़ेगा कि जैसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किसी किसी जमीन पर कब्जा किया है, उसी श्रेणी का कब्जा यह भी है। तो इतनी बातें हमने लिख कर भी दिया है आपको और मौखिक रूप से लिखा है।